हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मेडुअल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मेडुअल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये आज अंतिम प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और उन टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम उनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने ये सब जो है पढ़ लिया है टॉपिक को, पूरा मुगल साम्राज्य तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर कर लिया। ये आज अंतिम प्रैक्टिस सेट है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। साथियों, आप जानते हैं ये जो है नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए, पीडीएफ के रूप में मिल जाए, जिससे आपको बहुत आसानी हो। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 टेस्ट होता है, ठीक है, और सप्ताह भर में, और उसके बाद करंट अफेयर की रेगुलर क्विजेज होती है और इसके साथ साथ वो सारा कुछ आपको पूरा एकदम से आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा मटेरियल दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना मुझसे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ अब डेली करंट अफेयर की मॉर्निंग में आपको वीडियो बहुत जल्द प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, जिससे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन भैया, तबकात-ए-अकबरी के लेखक। बात हो रही है किसका? तबकात-ए-अकबरी के लेखक की। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन, भीमसेन, कायस्थ। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला। कौन? निजामुद्दीन। जी हाँ, यहां पर देखिए तबकात-ए-अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। यह रचना अकबर के शासनकाल में हुई और तबकात-ए-अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर के अकबर के 39वें वर्ष का पूरा इतिहास दिया गया है, ठीक है। और अबुल फजल ने, अगर हम बात करें अबुल फजल का, तो इन्होंने अकबरनामा लिखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बदायूनी ने, तो बदायूनी ने तारीख-ए-बदायूनी लिखा है। और अगर हम बात करें भीमसेन कायस्थ का, तो उन्होंने नुक्शा-ए-दिलकुशा की रचना की है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब एक कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए ये बाबर, तुजुक-ए-बाबरी, हमने इन सारी चीजों को पढ़ाया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा एकदम से तैयार होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर सही है गलत है। आपके जितने क्वेश्चन सही हो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हुमायूं का हुमायूंनामा, शेरशाह का तारीख-ए-शेरशाही, अकबर का तबकात-ए-अकबरी। देखो भाई, इसको आपको समझना है। यहाँ पर कौन विकल्प आपका सही होगा? तो जो सही है वो है ये बाबर का तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है। युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो बाबर ने लिखा है तुजुक-ए-बाबरी, मतलब तुजुक-ए-बाबरी की तुर्की भाषा में लिखित गई, यह उनकी आत्मकथा है जिसमें मुबैयान शैली का प्रयोग किया है उन्होंने। किसका? मुबैयान शैली का, ठीक है, मुबैयान शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके साथ साथ वहीं अगर हम बात करें हुमायूंनामा का, तो हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया। और तारीख-ए-शेरशाही किसके द्वारा लिखा? अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगर तबकात-ए-अकबरी की हम बात करें तो ये लिखा गया है निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो आपको बताना भाई 4 विकल्प, जौहर, मिर्जा हैदर दौलत और अब्दुल वाहिद खोंदमीर। भाई सही विकल्प क्या है? खोंदमीर है, ठीक है, खोंदमीर। तो हुमायूं ने खोंदमीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसने क्या किया था? हुमायूंनामा अथवा कानूने हुमायूनी की रचना की थी। इसमें लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है। हुमायूं ने खोंदमीर को अमीर-ए-अखबार की उपाधि से जो है उसने जो है सम्मानित किया है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया, इस संकलन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तारीख-ए-अल्फी, रज्मनामा, आलमगीरनामा, पादशाहनामा। देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है रज्मनामा, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया है और इस संकलन को रज्मनामा कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो नकीब खां, बदायूनी और शेर सुल्तान ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है। लगभग 1589 ईस्वी में बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया है, ठीक है। कब?
1589 ईस्वी में बदायूं ने रामायण का अनुवाद किया और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का जो है अनुवाद किया। अगर हम बात करें फैजी का, तो फैजी ने गणित के ग्रंथ लीलावती का अनुवाद किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? मुल्ला शेरी, अबुल फजल, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी। देखो भाई, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है यहाँ पर देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या है? अब्दुल कादिर। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का और इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, जो है मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक तजक का और जहान ए जफर नाम से इन्होंने जो है अनुवाद किया था। अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने कश्मीर के इतिहास राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? किसका? हितोपदेश का। दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी और जो है यहाँ पर ताजुल माली। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ताजुल माली। ठीक है, ये आपका विकल्प सही है, ताजुल माली। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद जो है मुफरीद उल कुतुब के नाम से ताजुल माली ने किया था। किसने? ताजुल माली ने किस नाम से किया था? मुफरीद उल कुतुब के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो यहाँ पर बताना है अकबर के पूर्व तानसेन को जिसने संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर देखिए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये पहला। ठीक है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। इसके बचपन का नाम तन्ना था। इनकी प्रमुख रचनाओं में संगीत सार, ठीक है, रागमाला, श्री गणेश स्रोत तथा भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बनता भाई तो पूछ लेना, कोई जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आप मतलब आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं वही से क्वेश्चन बने। मिलते जुलते क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से आप लोगों का जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है चर्चा करता हूं उनसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहें। तानसेन को रामतनु पांडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था कहाँ? आपको बताना है लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में और हैदराबाद में। आपको बताना है भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर ये लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया। मुगल काल में मकतब यानी प्राइमरी शिक्षक और मदरसों की व्यवस्था होती थी। ठीक है, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा, ठीक है, न्याय की शिक्षा के लिए, और सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने जो है दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था? जहां आरा, जेबुन निशा, गौहर आरा, नूर जहां। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, जेबुन निशा। ठीक है, जेबुन निशा। यहाँ पर देखिए औरंगजेब की पुत्री जेबुन निशा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र जो इसी के द्वारा बैतुल उलूम स्थापित किया गया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहन किया था? भैया पत्नियां भी जाती थी युद्ध लड़ने। ठीक है, यहाँ पर देखें तो माधव राव ने, रघुनाथ राव ने, बालाजी राव ने, सदाशिव राव ने। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है तो वो है आपका डी, सदाशिव राव ने। सदाशिव राव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था। भाऊ ने रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया था कि भैया जाओ वहां पर ताना वाना सुनाओ और फिर तुम्हारे पति दूसरे को मारेंगे। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना भाई। देखो यहाँ पर जन्म और उनकी छत्रपति की उपाधि धारण करने दोनों चीजों को बताना। 1626, 1675,
1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। आपको बताना भाई सही विकल्प ये है आपका यहाँ पर सही विकल्प 1627, 1674। देखिए यहाँ पर शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, कुछ लोग तो 1630 भी बताते हैं, में जो है पूना के उत्तर में स्थित पुन्नार नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था और पितृपक्ष से वो राजपूताना के सिसोदिया वंश से थे तथा मातृपक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से संबंधित थे। ठीक है, शाहजी भोसले ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादाजी कुंवरदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो आप चार विकल्प है भैया। कोंकण में 1653, मुंबई में 1665, पुणे में 1660, रायगढ़ में 1674। हम सब जानते हैं और बहुत बार हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये सही विकल्प क्या है? रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में जो है 1674 ईस्वी में। ठीक है, मराठा शासक शिवाजी 5 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और चूंकि स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी के राज्यारोहण के उत्सव में भाग लेने की इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनकी दृष्टि में शिवाजी उच्च कुल क्षत्रिय नहीं थे। अतः उन्होंने वाराणसी से एक ब्राह्मण जिसका नाम था गंगा भट्ट, हम लोगों ने कल के डेट में अध्ययन किया हुआ था, तो इस बात के लिए सहमत कराया और उसे उच्च कुल क्षत्रिय और राजा घोषित करे। तो इस व्यवस्था से शिवाजी दक्षिणी सुल्तानों के समकक्ष हो गए और उनका दर्जा विद्रोही का न रहकर एक प्रमुख का हो गया। तो इस तरीके से अन्य मराठा सरदारों के बीच भी शिवाजी का रुतबा बढ़ गया, उन्हें शिवाजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बीरबल का वास्तविक नाम हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ फटाक से आंसर। रामदास, श्यामदास, महेश दास, भगवान दास। तो आप सब जानते हैं क्या नाम था भैया? महेश दास। क्वेश्चन पूछा गया भाई, देख ले यहाँ पर। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को इस तरीके से कराया जा रहा है। बीरबल जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे लोकप्रिय एवं एक ब्राह्मण दरबारी थे। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल ने दीन ए इलाही अपना, वह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर था। अकबर ने बीरबल को राजा और कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन 1526-56 ईस्वी के बीच घटनाओं के कालक्रम, जैसे अकबर का जन्म, घाघरा का युद्ध, चौसा का, हुमायूं का कालिंजर अभियान, आप खूब अच्छे से जानते हैं। इन सारे घटनाओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को जो बताया जा रहा है आप उनको बिना दिमाग लगाए रिवीजन करते जाएं जिससे कि आप उनको कर सकें। देखिए यहाँ पर कूट है, तो कूट में जो यहाँ पर सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, यानी 2, उसके बाद फिर 4, 2 और फिर उसके बाद 4 नंबर आता है। ठीक है, फिर 3 आता है, फिर 1 आता है। तो यहाँ पर देखें 2 यानी घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था भैया 1529 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर नंबर आता है चौसा, हुमायूं का कालिंजर अभियान। हुमायूं का कालिंजर अभियान हुआ था 1531 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था, जो कि 1539 में हुआ था। कब? 1539 ईस्वी में। और उसके बाद फिर अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में। तो इतना आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी घटनाएं रहे। और आप जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं होती हैं, आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, टाडीबेग, हकीम सूर और महमूद लोदी। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका सी, हकीम सूर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखें तो महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति यही था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब? 1576। डेट पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। ठीक है, राणा प्रताप की सेना में भीलों की एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा प्रताप की मुगलों के साथ जो है आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी और आगे चल करके राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध का सहारा लिया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन मुस्ताफी ममालिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व विभाग के अधिकारी, राज्य के आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही
दो। आपको बताना भाई सही विकल्प आपका बी। यहाँ पर देखिए केवल दो। देखिए यहाँ पर मुगल कालीन मुस्ताफी ममालिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि राज्य के आय व्यय जांच करने वाला अधिकारी इनका, ये आपका सही आंसर है। इसी तरीके से आता है, आप जानते हैं मैंने बाकायदे पूरा एकदम से सब कुछ श्रेणी बना करके दे दिया है। तो आप अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ये गलत बात है, आप ज्वाइन करें और उसको फ्रिक्वेंटली पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुगल प्रशासन के अंतर्गत वित्त एवं राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो वजीर था। इस विभागों मतलब इन विभागों के अलावा अन्य विभागों पर भी वजीर या दीवान का प्रभाव होता था। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ वित्त दिया गया तो वित्त संबंध है, ठीक है। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवान खालसा, ठीक है, और दीवान तन, मुस्ताफी, ठीक है, मुस्ताफी ए मुमालिन यानी महालेखा परीक्षक। तो इतना आप यहाँ पर जान सकते हैं। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर है। तो आप बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, ठीक है, जरीब, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए जरीब एक प्रकार का जो कर बताया जा रहा है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों, दाम मतलब ताम्र की एक मुद्रा है, हम लोगों ने बताया था तांबे की मुद्रा को क्या बोला जाता था? दाम बोला जाता था, ठीक है। देसाई ये एक प्रकार का राजस्व अधिकारी था, और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया। लेकिन जरीब की बात करें यह एक प्रकार का कर नहीं था, ठीक है। मुगल काल में अकबरपुर काल तक भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी ही प्रचलन में रहा है, ठीक है। 1575 ईस्वी में खालसा भूमि के विस्तार स्वरूप नवीन भूमि का माप की व्यवस्था की गई और इसके लिए जरीब का प्रयोग किया गया। मतलब ये भूमि नाप की एक व्यवस्था थी, ठीक है, जो कि 39 अंगुल का होता था। कितने? 39 अंगुल का, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अपने यहाँ लाठा बिस्वा या इस तरीके से कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के नवरत्नों में से एक जिसको राजा टोडरमल कहा जाता है उनके द्वारा किया गया था, और उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डाल करके जरीब तैयार कराई और इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों, राजपूत राज्यों, बिहार, गुजरात व मुल्तान के भाग को छोड़ करके शेष भागों की माप करवाई और 60 वर्ग गज का 1 बीघा माना गया। 1586 ईस्वी में इलाही गज यानी 31 अंगुल या 33.5 इंच का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस तरीके से भाई आगे बढ़े हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में किस युग्म ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया? यहाँ पर देखिए सही विकल्प आपको बताना है। हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, अकबर शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो ये है आपका सही विकल्प चौथा, अकबर और औरंगजेब। देखिए यहाँ पर अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने सदरों को अपदस्थ किया गया। सद्र या सुदूर जो कि धार्मिक मामले यानी धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। शेख अब्दुल नबी को अकबर ने 1561-62 ईस्वी में सद्र ए सुदूर के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। धार्मिक मामलों पर वह बादशाह को सलाह देता था भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है ये है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना, कोरोमंडल, गुजरात, लाहौर। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर ए यानी बयाना, ठीक है, बयाना। देखिए आप मुगल साम्राज्य में नील जो है उत्तर के क्षेत्र बयाना में उगाई जाती थी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और ये सब थे फसलें। खाद्य फसलों के लिए इसके अतिरिक्त जो है नकदी फसलों में पटसन, नील, कपास एवं अफीम का उत्पादन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जबावियत थे किससे संबंधित? कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब टर्मिनोलॉजी है भाई, इनको आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर आप जान लीजिए जो सही विकल्प है ये राज्य कानून है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जवाबियत या जवाबित, मुगल काल में बादशाहों द्वारा राज्य की आवश्यकताओं के लिए बनाए गए कानून होते थे, ठीक है। यद्यप कानून जो धार्मिक कानून भी भारत मतलब साथ साथ चलते रहते थे। मुगलकालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या राजप्रतिनिधि को एलबी या अथवा साफिर कहा जाता था, ठीक है। एलबी शब्द मुख्यतः जो है यूरोपीय दूतों के लिए प्रयोग किया जाता था, और जबकि पड़ोस के भारतीय शासकों के दूत को साफिर कहा जाता था। मुगल काल में मौलिम एक जहाज का नाम था, ठीक है, और जिसका प्रयोग दिशा सूचक
के रूप में किया जाता था। तो आगे बढ़ते रहते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, रॉल्फ फिंच, निकोलस डाउंटन। ये देखो यहाँ पर आपको उनका क्रम मैच कराना है, ठीक है, भारत आने के कालक्रम। तो अगर यहाँ पर देखें जो कूट है, कूट के माध्यम से, तो ये वाला आपका विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन होता है, तो हालांकि इसको क्रम में भी है, पहला है क्या है, रॉल्फ फिंच, ये वाला, चूंकि इसको 2 माना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रॉल्फ फिंच जो आता है 1583 ईस्वी में, कब, 1583 ईस्वी में। और उसके बाद फिर पहले का नंबर आता है यानी विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कब आता है, 1608 ईस्वी में, कब, 1608 ईस्वी में। उसके बाद नंबर आता है निकोलस डाउंटन का, तो निकोलस डाउंटन यानी 1614 ईस्वी में, कब, 1614 ईस्वी में ये आया। और उसके बाद बचता है सर थॉमस रो, जो कि आता है 1615 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। आपको बताना भाई सही विकल्प, सही विकल्प है आपका बी, किसने, राणा कुंभा ने बनवाया था। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा मेरे भाई, महाराणा कुंभा, ठीक है, द्वारा निर्मित जय स्तंभ, क्या नाम था, जय स्तंभ, ठीक है। जय स्तंभ को क्या कहा गया है, जो है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो शिलालेखों में कीर्ति स्तंभ के नाम से फेमस है। यह स्तंभ 12 फीट ऊंचे, 42 फीट लंबे व चौड़े चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई के लिए गौरवान्वित है, यानी प्रसिद्ध है। यह स्तंभ 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है भैया, 9 मंजिला है, ठीक है। और इस ऊपर जाने के लिए इसकी सीढ़ियां बनी हुई, हर मंजिल पर चारों दिशाओं में झरोखे बने हैं। 8वीं मंजिल पर 4 प्रशस्त टाके हैं, जिनको पढ़ना अब मुश्किल है। इसका निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की याद में कराया गया था। इसे हिंदू देवशास्त्र पर चित्रित कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हिंदू देवशास्त्र पर चित्रित कोष कहा जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा, माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। आपको बताना भाई सही विकल्प, सही विकल्प है यहाँ पर सी, कहाँ पर, सरधना में, ठीक है। बेगम समरू यानी 1553 से लेकर के 1836 ईस्वी के मध्य ने जो है सरधना में एक चर्च का निर्माण करवाया था। उनका वास्तविक नाम फरजाना जेबुन निसा था, जिन्होंने नित्यांगना के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया और बाद में सरधना यानी मेरठ के निकट जो है कि प्रशासिका ये बन गई। और उनके पति का नाम वाल्टर रेनहार्ट शोम्ब्रेथ है और उनके द्वारा निर्मित चर्च को बेसिलिका ऑफ पावर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है। उनका देहावसान, अगर उनकी मृत्यु की बात करें 1836 ईस्वी में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए बेगम समरू के बारे में। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान की थी। ये क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो सही विकल्प क्या है, अकबर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर के लिए भूमिदान मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। इस मंदिर की नींव लाहौर के मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत के द्वारा मतलब रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक के रूप में गुरु रामदास व गुरु अर्जुन देव को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था। मुल्ला यादी और मिर्जा हाकिम अब्दुल नबी अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। भाई बताओ सही विकल्प, सही विकल्प है आपका ये मुल्ला यादी, ठीक है। यहाँ पर देखें 1579 में अकबर ने अब्दुल नबी व अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को हज पर मक्का जाने वाली टोलियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही यह आदेश दिया कि वे उनकी अनुमति के बिना वापस न आए, ठीक है। लेकिन उनके निर्वासन से उलेमाओं और गैर वफादारी का बढ़ना नहीं रुका। 1580 ईस्वी में जब बंगाल और बिहार के कुछ सरदार दाग प्रणाली के अमल में विक्षुब्ध होकर के विद्रोह पर उतर आए और मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया, तभी जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने फतवा जारी कर दिया और अकबर के विरुद्ध क्या किया था, बगावत कानूनी है। और बंगाल के काजी ने कहा कि यह बगावत आलिमों को मद ए मास से वंचित करने के कारण बरपा खुदाई कहर है, ठीक है। विद्रोह को दबाने के बाद इन दोनों को आगरा तलब किया गया और यमुना नदी पार करते समय दोनों को डुबा करके मार दिया गया, ठीक है। बहुत से अन्य मुल्ला या तो कैद में डाल दिए गए और या तो बचने के लिए इधर उधर भाग गए, चूंकि आप राजा से विद्रोह करके कहाँ जाओगे भैया। देखो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्न सुल्तानों में किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा को जो है व्यवस्था प्रारंभ किया था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी और शेरशाह। आपको बताना भाई, हमने इस पर चर्चा किया है।
तो यहाँ पर देखें ये है आपका शेरशाह, ठीक है। शेरशाह गद्दी पर कब बैठा था, तो आपको इसको लिख करके बताना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसान की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी। इसमें किसानों को राज्य की तरफ से पट्टे दिए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे कौन? अहमदनगर एवं बीजापुर और बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर। आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। हम लोगों ने जो इससे पहले वाली डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया हुआ था, ठीक है। बीजापुर की विजय। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के लिए सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया था। उसने 1679 ईस्वी में जो है आक्रमण किया और सफल नहीं हुआ। बाद में उसकी जगह शहजादा आजम एवं मुअज्जम को बीजापुर के दामन का भार सौंपा गया और अप्रैल 1685 ईस्वी में बीजापुर के किले पर घेरा डाल दिया गया। लंबे समय तक घेराबंदी बनी रही। औरंगजेब खुद बीजापुर के घेरे की देखभाल के लिए पहुंचा और किले की आपूर्ति का मार्ग बंद कर दिया। 12 सितंबर 1686 ईस्वी में बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय वहां पर क्या था, अबुल हसन कुतुब शाह का शासन था। अक्टूबर 1687 ईस्वी में स्वतंत्र शासक कुतुब शाही का अंत हो गया। इस प्रकार गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। भाई क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। सही विकल्प है केशव, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजा राम, ताराबाई, साहू। उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया बी, ताराबाई, ठीक है। मराठों को नियंत्रण में लाने के औरंगजेब के सारे प्रयत्न विफल हो रहे थे। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोहराम मचा हुआ था और उनका नेतृत्व और सैनिक संगठन देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन जो है राजस्व विभाग की देखभाल करता है? पेशवा, अमात, सचिव और सुमंत। हमने इस पर चर्चा किया भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? अमात, ठीक है। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासन कार्य में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया, जो आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी थी, अब वर्तमान समय की मंत्रिमंडल जैसी थी, ठीक है। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर के कोई कार्य कर सकते थे, ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था, ठीक है। इसमें पेशवा का कार्य लोकहित का ध्यान रखना था। और अगर हम बात करें अमात्य का, अमात्य का काम क्या था? आय व्यय की लेखा परीक्षा करना। मंत्री या अगर हम बात करें वाक्यान्वेष राजा का रोज नामचा रखता था। अगर हम बात करें सुमंत का, तो सुमंत भैया ये जो है विदेश सचिव, विदेशी मामलों की ये देखभाल करता था। पंत सचिव की अगर हम बात करें तो राजा के पत्राचार का दायित्व रखता था। इस तरीके से आगे बढ़वाए। अगला क्वेश्चन। जिन निम्न नामों में से चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है? कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। तो आप बताइए भैया, हमने इस पर चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है उस्मान, ठीक है। कामरान, हिंदाल और अस्करी ये तीनों उसके सगे भाई थे जो अलग अलग जगहों पर सूबेदार थे। हुमायूं बाबर का जेठ पुत्र था, उसके 3 भाई थे। कौन? कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम महिम बेगम था जो शिया संप्रदाय की थी। कानून ए हुमायूनी खौंद-मीर की रचना है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था हाथों में थी किसके? बैरम खां, मान सिंह, बीरबल और टोडरमल। हम लोगों ने अभी देखा था भाई, किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथों में थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में थी। उसी के प्रयास से अकबर ने आइन ए 10 साला प्रणाली लागू किया था। और बैरम खां अकबर का आप जानते हैं संरक्षक था। और मानसिंह नवरत्नों में से एक एवं सेनापति थे, ठीक है। आप जानते हैं इनके ससुराल पक्ष से थे। बीरबल की बात करें तो ये नवरत्न में शामिल था। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल जो अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अबुल फजल, आसफ खान, मानसिंह और बीरबल। आपको बताना है सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर आसफ खान, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें, रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व अकबर के रिश्तेदार आसफ खान ने किया था। और 1564 ईस्वी में, ठीक है, गठ कटवा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त एवं गल्ला बख्शी। तो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है, कौन? हल की संख्या, ठीक है, कितने हल आपके चल रहे हैं उसी हिसाब से आपको समझा था। अकबर के समय दक्कन जैसे बरार में भू राजस्व की वसूली हल की संख्या के आधार पर होती थी। इससे नस्क प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्क प्रणाली भी कहते हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति हल का जो है वसूली का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें जब्ती का, तो जब्ती भैया, जब्ती प्रणाली प्राइमाइस पर आधारित होती थी। यह बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा तथा गुजरात में प्रचलित थी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालक्रम में बनाना है। देखो यहाँ पर जजिया का कर, जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर का हस्ताक्षर और दीन ए इलाही। तो आपको इसमें सब कुछ सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया कूट कूट में आपका देखें तो सही है पहला वाला, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जजिया कर की समाप्ति अकबर काल में जो है इस तरीके से 1564 ईस्वी को अकबर ने गैर मुस्लिमों द्वारा वसूले जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 ईस्वी में, ठीक है, 1564 ईस्वी में। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण अगर हम बात करें 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1579 ईस्वी में महजर पर जो है हस्ताक्षर 1579, ठीक है, इस पर। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए था, ठीक है। और अगर हम बात करें दीन इलाही धर्म की स्थापना की तो 1582 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये सारे डेट आपके सीक्वेंस हो गए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और ये होगा आपका अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। हम सब जानते हैं और बहुत फेमस है। किसको कहा जाता है भाई? यहाँ पर आप देखें जो सही विकल्प है वो है अकबर, ठीक है। अकबर एक महान शासक था जिसने धर्मनिरपेक्ष शासन नीति को अपनाया था। उसकी सत्ता अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर के गोदावरी तक फैली हुई थी। पूरी सत्ता उसी में निहित थी, ठीक है। फिर भी वह न्यायप्रिय, प्रगतिशील, वह सहिष्णु था। इसी कारण उसे आधुनिक शासक सिद्धांतों के अनुसार प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। तो इस तरीके से भैया हम लोगों ने 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और उम्मीद करते हैं कि इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। लगातार आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।